Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of September 2022। 29 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि है सेंटर बैन्स पीएफआई एंड 8 फ्रंट बॉडीज फॉर 5 years अंडर यूएपीए। तो यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत सेंटर ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में भी हमने रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही पढ़ा था कि क्रैकडाउन शुरू किया है एक तरीके से सेंटर ने पीएफआई के अगेंस्ट, और 8 फ्रंट बॉडीज़ को इसके साथ बैन कर दिया है क्योंकि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही थी। ऑब्वियसली अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इनको बैन किया गया है तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही होंगी, तो उसके अंतर्गत अब सबसे बड़ा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कहाँ ऐसा लिखा है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के कारण बैन कर दिया जाएगा। तो यस, ये चीज लिखी हुई है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाली संस्थाओं को अनलॉफुल एसोसिएशंस माना जाएगा। याद रखेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाली या अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, जो भी ग्रुपिंग्स रहेंगी, उनको अनलॉफुल एसोसिएशन माना जाएगा और फिर उनको बैन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकता है नोटिफिकेशन किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उसको लगता है, अगर सेंटर को लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है ना, तो उसको डेजिग्नेट कर सकती है उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। सेक्शन 2O के तहत याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन O यूएपी के अंदर एन अनलॉफुल एक्टिविटी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन मीन्स। अब अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन या तो लिखा गया या तो बोला गया या तो किया गया जो कि कंट्री की यूनिटी इंटीग्रिटी को खराब करे, जो कि दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रोवाइड करे, जो कि इंडिया की टेरिटरी को इंडिया से अलग करने की मांग करे या डिमांड करे। ऐसी हर एक्टिविटी जो रहेगी वो अनलॉफुल एक्टिविटी रहेगी, और ऐसी हर एक्टिविटी को करने वाला या प्रमोट करने वाला हर संस्था, हर इंडिविजुअल को टेररिस्ट के रूप में या अनलॉफुल एसोसिएशन के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकता है। और अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हो तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटी और अनलॉफुल एसोसिएशन मान के उसको बैन किया जा सकता है। साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म किया जा सकता है, उसको जो भी फाइनेंशियल एड्स मिल रही है उसको खत्म किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो पीएफआई के बारे में सेंटर का यही कहना था। सेंटर ने कहा कि चूंकि पीएफआई जो है वो इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेवरल क्रिमिनल एंड टेरर केसेस। What the government said? The center said that the PFI is involved in many of the criminal and terror cases and shows sheer disrespect towards the constitutional authority of the country, and it shows disrespect towards the constitutional authority of this country and funds ideological supports the major threats for the internal security of the country। और PFI जो है वो ideological support देता है उन संस्थाओं को, उन लोगों को जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए हम पीएफआई को बैन कर रहे हैं। वी आर बैनिंग पीएफआई। एज ऑफ नाउ इट इज बैन्ड फॉर 5 years, but definitely that will further extend, है ना, until and unless the other parties come into power। तो आगे मूव करते हैं, देखते दूसरी न्यूज आइटम्स क्या है। सेंटर एक्सटेंड्स फ्री राशन स्कीम्स फॉर 3 months। अब एक स्कीम चल रही थी, आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 2020 से चल रही है, अप्रैल 2020 से वो स्कीम चल रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको 3 महीने यानी कि अब दिसंबर 2022 तक के लिए उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरीज हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको राशन मिलता है, उनको 5 किलो एक्स्ट्रा, दे विल गेट एडिशनल 5 kg राशन पर पर्सन पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ 5 kg फ्री राशन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाता है। याद रखिएगा, 5 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा राशन है वो दिया जाता है टू द एनएफएसए बेनिफिशियरीज पर पर्सन पर मंथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट पर फैमिली, इट इज पर पर्सन पर मंथ। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा है पर पर्सन पर मंथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
अगली जो न्यूज़ है वो है ASI फाइंड्स बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, बांधवगढ़ काफ़ी फेमस है MP में, है ना, और जो आपके स्वैम्प डियर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, बाघ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, बाघ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बांधवगढ़ जो है इट्स अ टाइगर रिजर्व, इसीलिए ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व इसीलिए है। ASI ने यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स और स्तूपास कुछ ढूंढे हैं, प्लस ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस के कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं विच आर डेटेड टू 2nd सेंचुरी, एंड कुछ हिंदू टेम्पल्स हैं विच आर फ्रॉम द 9th to 11th सेंचुरी, यानी कि जो समय आई थिंक प्रतिहाराज, परमार, ये सब जो प्रतिहारा राजा थे, है ना, मेहर भोज और ये सब लोग भी उसी समय थे आई थिंक, तो उस समय के टाइम पीरियड के कुछ होंगे। और एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाराह स्कल्पचर मिला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाराह स्कल्पचर। वाराह आपको पता होगा इट्स इनकारनेशन ऑफ विष्णु, है ना, वाराह जो है वो लॉर्ड विष्णु का एक इनकारनेशन ही है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाराह स्कल्पचर भी यहाँ पे मिला है विच इज़ फ्रॉम द सेम पीरियड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब ये जो पहले भी लगभग 50 केव्स और 50 मतलब बुद्धिस्ट साइट्स का मतलब ऑलरेडी मिल चुकी थी बांधवगढ़ में, अब नंबर बढ़ गया 26 और मिल गई, तो नंबर बढ़ गया 76 हो गया है। और कुछ चैत्य और विहार भी मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस होता है। चैत्य जो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, चैत्य इज एक्चुअली द प्लेस ऑफ वर्शिप, और विहाराज क्या होते हैं, विहाराज आर एक्चुअली द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ द मॉन्क्स, मॉन्क्स जहाँ पर रुकते हैं ना, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ द मॉन्क्स, तो वो आपके विहार कहलाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जो कि प्रोटेक्ट करती है कल्चर एंड हेरिटेज को, जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडियन मॉन्यूमेंट्स को, कल्चर हेरिटेज को, सारी चीज़ें, ठीक है ना। और इट इज़ टू द टास्क इज टू मेंटेन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, रिमेन्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। 1861 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले इसके डायरेक्टर बने थे। और इट रेगुलेट्स द आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज एज पर, अब किस एक्ट के तहत ये करता है, तो एज पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का AMASR एक्ट, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट हो गया आपका। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये काम करता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। साथ ही साथ इट रेगुलेट्स द एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, इसको भी ये रेगुलेट करता है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये इनके बारे में हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे 3, है ना। और फ्रंट पेज से ही एक और आपको हेडिंग दिख जाएगी, अनिल चौहान जी इज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ईस्टर्न कमांड के ये हेड है। एंड अनिल चौहान जी इज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, है ना। तो याद रखिएगा अनिल चौहान जी इज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कराटोया रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कराटोया रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका बांग्लादेश। अगर नहीं पता था तो अपने नोट्स में चुपके से एक स्टार बना करके लिख लो, न्यूज़ में थी रिसेंटली। ये रिवर कहाँ की है, ये रिवर बांग्लादेश की है। दूसरा तो मैंने कल पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बनना चाहिए। डार्ट मिशन के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक ऑन एस्टेरॉइड, काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक ऑन एस्टेरॉइड। दूसरा है, द टारगेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज अ मूनलेट कॉल्ड डिडिमोस, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि टारगेट डिडिमोस था या नहीं, पहला और दूसरा। और पहला स्टेटमेंट है कि ये काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक का एक डेमोन्स्ट्रेटर था एस्टेरॉइड के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी A, यानी कि पहला सही है, ठीक है। काइनेटिक इंपैक्टर तो है क्योंकि भिड़ना था जाकर के। दूसरा लेकिन डिडिमोस नहीं था, डिमॉर्फोस था, डिमॉर्फोस, मूनलेट डिमॉर्फोस था। डिडिमोस के अराउंड तो चक्कर लगा रहा था, डिडिमोस तो एस्टेरॉइड था, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। दूसरा कह रहा है, सो फार द अवार्ड हैज नॉट बीन अवार्डेड पोस्ट्यूमसली। तीसरा कह रहा है, स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस मेडेलियन इज एसोसिएटेड विद दिस अवार्ड। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल वर्बैटिम बताया हुआ था। पहला स्टेटमेंट हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है, यस इट इज हाईएस्ट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा।
किसी को पॉस्थमसली नहीं मिला, गलत, क्योंकि विनोद खन्ना जी को पॉस्थमसली मिला था। आई थिंक पृथ्वीराज कपूर जी को भी पॉस्थमसली मिला था। एंड तीसरा स्वर्ण कमल, यस इट इज़ करेक्ट। तो 1 and 3 आर द करेक्ट, 2 इज़ द रॉन्ग, 1 3 यानी कि बी विल बी द आंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको पता चल गया होगा, बन गया होगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स दिया करिए प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार। मतलब पता नहीं आप लोग ना मैम की वीडियो लाइक करते हो, बिल्कुल मैंने देखा, दैट्स वेरी मतलब अनग्रेटफुल थिंग। यू कैन लाइक कंटेंट, मुझे पता है कि हमारा अच्छा है, तो फिर उसको नहीं लाइक करके व्हाई आर यू हर्टिंग अस दैट मच। तो दैट इज़ द रिक्वेस्ट आई कैन मेक। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देख लीजिए। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ कैन इंडिया फेस द मेनेस ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग फ्लड्स। जो फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप असम का रीजन देख लो, चाहे आप भी रीजन अभी देख लो, अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनसे भी हमको भी देख करके हमको तैयार होना चाहिए। तो हाउ कैन वी फेस द मेनेस ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग फ्लड्स, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इन दिस रिगार्ड। हम फ्यूचर के लिए भी कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आज का आर्टिकल कुछ है उसमें चीज़ें, तो वो मैं बता दूंगा, बट दीज आर द थिंग्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको कुछ न्यूज़ आइटम अच्छे समझ में आए होंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, है ना। अब आप आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं है जहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी हो। यहाँ पे एडिटोरियल में पहला है, ग्लोब चेंजिंग रिवर्बरेशंस ऑफ यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन वॉर के क्या इम्पैक्ट है। अब देखो, यूक्रेन वॉर के अगर इम्पैक्ट कभी आपको लिखने का है, एडिटोरियल से हट के मैं बात कर रहा हूँ, अगर कभी आपको यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट लिखने के लिए आया, जो कि आ सकता है, दैट्स हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा पूछा जाएगा, तो आप एक चीज़ समझ लेना, आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो लिखना ही लिखना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आप डिवाइड कर देना, एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन यूक्रेन एंड रशिया, और दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट पड़ा, तो जिसमें हमने देखा था कि वीट की सप्लाई रुक गई, सर आपका सनफ्लावर और ये सब सीड सनफ्लावर ऑयल ये सब रुक गया, तो ये सब इसके इम्पैक्ट थे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हमको देखा कि कमी देखने को मिली, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी है, तो आपको लिखना है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो तीसरा है कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है, ग्लोबल स्लोडाउन, सप्लाई चेन्स जो हैं वर्ल्ड की वो टूट गई, है ना। एंड फोर्थ है टेरराइजिंग जो एटमॉस्फेयर बना, है ना, तो ह्यूमन विंग माइग्रेशन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट, इंटरनल माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये आज भी लिखा हुआ है, तो माइग्रेशन लिख लो, ये एक इंटरनली डिस्प्लेस भी हुआ, और मतलब इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री डिस्प्लेसमेंट दोनों देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये एक है। एंड एक तरीके से आपको देखना पॉलिटिकल चेंज भी देखने को मिलेगा। कैसा पॉलिटिकल चेंज, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी रशिया ने कहा है कि 4 पार्ट्स में, यूक्रेन के 4 पार्ट्स में वो रेफरेंडम करने वाला है, 4 पार्ट्स में रेफरेंडम करके उनको रशिया के अंदर इंक्लूड करने वाला है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो सारे पार्ट जो हैं वो उसमें आ जाएंगे, रशिया के अंदर आ गए, और इसका मतलब क्या होगा कि इट्स अ हाईली पॉलिटिकल चेंज, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें फिर आपको इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आपको हिपोक्रेसी देखने को मिल गई वेस्ट की। ये ऑथर जो बता रहे हैं वो भी मैं बताता जा रहा हूँ, अपने पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे हिपोक्रेसी वेस्ट की कैसे देखने को मिल गई, यहाँ पे देखो, वर्ल्ड बैंक ने इतनी मदद यमन और अफगानिस्तान की नहीं की थी जब वहाँ पे वॉर हुआ था, जबकि वहाँ पे और ज़्यादा हाई स्केल का वॉर था और ज़्यादा पुराना वॉर था। इसी तरीके से वेस्ट ने लेकिन इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया था कि आप ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। ये देखो आप समझो, यमन अफगानिस्तान की मदद नहीं की इतना टाइम पे, इतनी ज़्यादा। ईरान के और वेनेजुएला के जब ऑयल आए थे तो इंडिया को मना कर दिया, लेकिन यूरोप में, अगर यूरोप को गैस लेने से मना नहीं किया इसने कि ठीक है आप गैस मत लो अब रशिया से, क्योंकि उनको पता है रशिया से गैस लेते हैं, तो इनको मना नहीं किया। दूसरा आप देखो तो ये मदद करने के लिए कैसे दौड़ा, सारा दिन रोज़ वहाँ पे वेपन भेज रहा है, रोज़ वहाँ पैसा भेज रहा है यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं पूरा एक जो हिपोक्रेसी है वेस्ट की वो साफ साफ आपको देखने को मिलेगी, है ना। आफ्टर दिस वॉर यू कैन सी द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट वेरी क्लियरली, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो रशिया है उसके वॉर का मैंने आपको बाकी इम्पैक्ट बताया, जो माइग्रेशन वाला पॉइंट बताया, दैट इज़ द थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद यू। इसके अलावा एक और चीज़ है कि न्यूक्लियर वेपन के यूज़ का भी खतरा जो है इस वॉर के कारण आ गया है, क्योंकि आपको पता है रशिया ने
क्लियर कट का है कि हम 3-4 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करेंगे न्यूक्लियर के साथ, है ना। उसमें एक है कि थ्रेट टू रशियन सुप्रीमेसी, तो अगर रशियन सुप्रीमेसी को थ्रेट है ही ऑब्वियसली इस वॉर के बाद, तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर सेइंग दैट कि दे कैन अटैक न्यूक्लियर वेपन। एंड इस कारण से ऑथर का ये कहना है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, उसका रेलिवेंस कुछ नहीं रह जाएगा अगर इस तरीके से अटैक होने लगे तो दैट इज़ द थिंग, दैट आर द डेंजर्स विच आर देयर। एंड इसके अलावा आप देखें तो साइबर अटैक, साइबर स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सैंक्शंस, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। दूसरा जो आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छा आर्टिकल है। इन नेचर्स वार्निंग साइंस अ नज टू राइपेरियन स्टेट। सबसे पहले तो राइपेरियन स्टेट का मतलब क्या होता है? राइपेरियन स्टेट मतलब कि दोज हु आर अलोंग साइड द रिवर्स, है ना, ऐसे स्टेट्स जो कि ऐसी कंट्रीज, ऐसे स्टेट्स विच आर अलोंग साइड द रिवर्स, ठीक है ना। अब सबसे पहले ऑथर ने तो बोला है देखो फ्लडिंग के बारे में कि अगर आप रिसेंटली फ्लडिंग देखो, चाहे वो पाकिस्तान में देखो, चाहे वो असम में देखो, तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन शेयरिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वाटर लेवल है, कितना वाटर लेवल नहीं है, कब बढ़ रहा है, कब नहीं बढ़ रहा, तब जा करके तो लोअर राइपेरियन स्टेट जो है, मतलब कि लोअर कोर्स ऑफ द रिवर में जहाँ पे फाइनली सेडिमेंटेशन और ये सब जमा होता है, तो रिवर का कोर्स ऐसा ना होता है, अपर होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लोअर कोर्स होता है। तो अपर राइपेरियन स्टेट जो अपर कोर्स में है, लोअर राइपेरियन स्टेट जो लोअर कोर्स में है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑथर ने कहा कि जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं शेयर करते हैं, जिस कारण से जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, देन दे फेस द मेनेस ऑफ फ्लड। वैसे तो फ्लड को नेचुरल की कैटेगरी में, नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया है, बट ऑथर ने कहा है कि ये मैनमेड भी हो सकता है, दिस कैन इवन बी मैनमेड। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा, अभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली, है ना। ब्रह्मपुत्रा का एग्जांपल है इंडिया चाइना में। चाइना चाहे तो बहुत ही गलत तरीके से यूज कर सकती है या मिसयूज कर सकती है ब्रह्मपुत्रा रिवर का इंडिया में फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। दूसरा पॉइंट ऑथर ने कहा है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अगर कस्टमरी, पहले तो एक चीज़ आप समझ लो कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रिफर्स टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ये ऐसे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं विच आर अराइजिंग और एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल प्रैक्टिस के कारण जो लॉज बने हैं, प्रैक्टिसेस के कारण जो लॉज बने हैं, उनको हम बोलते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। और दे आर बेसिकली नॉट रिटन, दे आर नॉट रिटन लॉज। ये लॉज रिटन नहीं होते हैं, मतलब पहले जब ये ओरिजिनेट होते हैं तो रिटन नहीं होते, ये प्रैक्टिसेस के कारण आते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस बना लेती हैं कंट्रीज को करने की, कस्टम बना लेती हैं, है ना। तो बाद में धीरे धीरे फिर ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, ये एक तरीके से प्रैक्टिस थी, कस्टम था कि लोग अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को भगाते नहीं थे, तो नॉन रिफर, वो फिर प्रैक्टिस धीरे धीरे कस्टम से धीरे धीरे लॉ में बन गई। फिर इसके बाद आप देखो तो ग्रांटिंग ऑफ इम्यूनिटी टू विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट। किसी दूसरी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट विजिट करेगा तो आप उसको इम्यूनिटी प्रदान करोगे ना, तो वही चीज़ फिर धीरे धीरे कस्टम थी, फिर धीरे धीरे वो लॉ बन गई, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि वो कई कस्टम्स को, कई उसको बेसिस मानते हैं ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ मेनी लॉज, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत पुराना एक पल्प मिल्स ऑन द रिवर उरुग्वे, ये देखो पल्प मिल्स ऑन द रिवर उरुग्वे, अर्जेंटीना वर्सेज उरुग्वे का केस था 2010 का, जिसमें उन्होंने कहा था कंडक्टिंग अ ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ अ प्लान्ड मेजर और प्रोजेक्ट ऑन द शेयर्ड वाटर कोर्स इज अ पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने कहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन द पल्प मिल्स ऑन रिवर उरुग्वे, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे केस 2010, उसमें कहा था उन्होंने कि ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, दो कंट्रीज के बीच में अगर जैसे कोई रिवर है या कुछ भी है तो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वाटर के पूरे कोर्स में ये इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, एंड दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब ये एक आप समझो
ऑथर ने ये तो बता दिया। फिर ऑथर ने बताया कि अब ब्रह्मपुत्रा को लेकर के बहुत कंसर्न्स है। जैसे वही वाली बात है कि ब्रह्मपुत्रा का अपर कोर्स में चाइना है और लोअर कोर्स में इंडिया, तो लोअर राइपेरियन स्टेट्स में हम आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ से जब शुरू होगी नदी, तो यहाँ पे नीचे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम टू दिस पार्ट। और चाइना ने क्या क्या किया है, जगह जगह डैम्स बना के रखे हैं। तो अगर वो चाहे तो डैम्स के गेट खोल करके जब भी चाहे तो वाटर का लेवल बढ़ा सकता है अचानक से। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ the duty of now China to share the information regarding all that thing with the India। और चाइना जो है एक डैम कंट्रोलर के रूप में काम करता है, जो कि यूज़ कर सकता है या मिसयूज कर सकता है इस चीज़ को इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वाटर वॉर इन अगेंस्ट इंडिया, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि इंडिया और चाइना दोनों ही सिग्नेटरी नहीं है एक इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ द इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। UNWC ये 1997 की है, 1997 की ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992। ये वाटर कन्वेंशन कहलाता है, 1992 का वाटर कन्वेंशन कहलाता है। ये दोनों के नाम लिख लो अपने नोट्स में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, ये UNWC 1997 का है। एंड दूसरा है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन, United Nations Economic Commission for Europe on the protection and use of transboundary water course and international lakes 1992। ये वाटर कन्वेंशन है, ठीक है ना। तो ये दोनों का ही सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। अब UNWC जो है नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज जो है वो डायरेक्टली कहता है, ये 1997 वाला है। तो ये कहता है इट गिव्स आर्टिकल 27 इसका कहता है वाटर कोर्स शैल इंडिविजुअली एंड वेयर अप्रोप्रिएट जॉइंटली टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट और मिटिगेट कंडीशंस दैट मे बी हार्मफुल टू अदर वाटर कोर्स स्टेट्स। मतलब एक स्टेट जो है वो हर संभव प्रयास करेगा कि दूसरे स्टेट में किसी भी तरीके से उस पानी के कारण किसी भी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो, ठीक है ना। ऐसे में दोनों को मिल करके काम करना है, दोनों को साथ में, जैसे मैंने बताया, इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, क्या मेजर्स हो सकते हैं वो करना है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अब ऑथर ने कहा है कि इंडिया ने और चाइना ने दोनों ने साइन नहीं किया है। हाँ, किया क्या है, हमने एक MOU साइन किया है चाइना के साथ 2013 में, जिसमें हमने कहा था कि हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है फ्लड सीजन में वो शेयर की जाएगी, ठीक है ना, जून से सितंबर के बीच में। तो अब ये तो ठीक है, लेकिन इस MOU के चलते हमको वहाँ पे अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। हमको ये तो नहीं पता चलेगा कि पानी का कितना मतलब अर्बनाइजेशन कितना है या डिफॉरेस्टेशन कितना है, जिससे हम फिर पता लगा सके कि वाटर का लेवल कितना बढ़ गया होगा, कितना चल रहा होगा, है ना। तो व्हाट सजेशन आर्थर हैज सेड इज दैट कि इंडिया कैन ट्राई टू बिकम ए मेंबर ऑफ UNWC। हमको UNWC का मेंबर बन जाना चाहिए और फिर हमको ग्राउंड वर्क शुरू करना चाहिए ब्रह्मपुत्रा को लेकर के। दूसरी जो नदियां हैं उनमें ऑथर ने यहाँ पे नेपाल का जिक्र किया है कि इंडिया और नेपाल के बीच में दो नदियां हैं, गंडक और कोशी। गंडक और कोशी रिवर्स हैं जो कि रिकरेंट वहाँ पे फ्लड्स की प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है ना। और ये दोनों ही रिवर बेसिन से वर्क शेयर करता है इंडिया और नेपाल मिल करके। तो ऑथर ने यहाँ पे बात की कि नेपाल के साथ भी हमको मिल करके बैठ करके बात करनी चाहिए और जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी मिटिगेशनल स्टेप्स हमको उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। हालांकि हमारा इंडिया नेपाल कोशी एग्रीमेंट 1954 का है, जो कि 1966 में रिवाइज हुआ था, विच वॉज देयर टू रिड्यूस द डिवास्टेटिंग फ्लडिंग इन द रिवर बेसिन। मतलब कि वो फ्लडिंग को कम करने के लिए ही इंडिया नेपाल कोशी एग्रीमेंट हमने 1954 में किया था, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको फ्यूचर में और करना चाहिए। और दे मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ द UNWC और UNECE, जो हमने वाटर कन्वेंशन बताया है, उसका पार्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिसेंटली, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के लिए जिसमें कि बे ऑफ बंगाल रीजन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जियो इकोनॉमिक, जियो पोलिटिकल, जियो कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। काफ़ी ज़्यादा जियो इकोनॉमिक, जियो पोलिटिकल एंड जियो कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं एंड इट इज़ पॉइज्ड टू वंस अगेन प्ले अ की रोल इन शेपिंग द मैरीटाइम ऑर्डर इन एशिया। ऑथर का कहना है कि मैरीटाइम रोल काफ़ी बड़ा प्ले करने वाला है बे ऑफ बंगाल रीजन, स्पेशली इन द एशिया।
तो इसके लिए ऑथर ने कहा है कि 4th बिम्स्टेक समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ कहाँ पे ओपन किया जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। तो लिख लो पहले तो ये फैक्ट आप लिख लो, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ कहाँ पे किया जाएगा ओपन, ये आपका बे ऑफ बंगाल में ओपन किया, ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में ओपन किया जाएगा एंड दिस विल बी रिलेटेड टू स्टडिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल। तो ऑथर ने कहा कि ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा रेलिवेंस है इस चीज़ का एंड दिस इज द रीथिंकिंग ऑफ द बे, है ना। एंड CBS जो रहेगा इट विल ऑफर कोलैबोरेशन इन एरियाज सच एज जियो इकोनॉमिक्स, जियो पोलिटिकल, इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज, ब्लू इकोनॉमी टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बे ऑफ बंगाल रीजन। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम इंगेजमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें करेगा CBS यानी कि सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़। अब ऑथर ने कहा कि क्या रीजंस है कि बे ऑफ बंगाल थोड़ा परेशान है, मतलब बे ऑफ बंगाल रीजन जो है, क्योंकि आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंगेजमेंट बढ़ गया है, इकोनॉमिक कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ से बे के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँच रहा है, बे के जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँच रहा है। स्पीशीज़ काफ़ी एक्सटिंक्ट हो रही है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैरीटाइम इन्वायरमेंट। अगर आप मैरीटाइम इन्वायरमेंट का केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वहाँ पे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होंगी ही होंगी। दूसरा आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ की वो डिटेरिएट हो रही है। इसके अलावा तीसरा आप देखोगे कि प्रॉब्लम सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, altered land use, excessive resource exploitation, salinization, sea level rise, climate change, है ना। These are all exerting significant impact on the Bay of Bengal's environment। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा 9th ऑपरेशनल डिस्चार्ज फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम फीडर शिप्स, फिर ना शिपिंग कोलिजन्स 10th, unintentional oil spills 11th, industrial waste pollution 12th, accumulation of non biodegradable plastic ये 13th, है ना। दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं और नालंदा में ये सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ फाउंड करके बेसिकली इट इज़ अ बे ऑफ बंगाल फोकस्ड टीचिंग अप्रोच जो रहेगी उससे ज़रूर बे ऑफ बंगाल रीजन को फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं थियोक्रेसी, लिमिटेड डेमोक्रेसी, अनलिमिटेड थियोक्रेसी। तो मैं बस आपको थियोक्रेसी के बारे में बताना चाहता था। थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, मतलब जब रिलीजन या रिलीजियस गुरुज या रिलीजियस हेड्स के को देख करके रूल किया जाए तो दैट इज नोन एज थियोक्रेसी। तो ये वो एक्चुअली थियोक्रेटिक स्टेट्स वो होते हैं जहाँ पर उनका स्टेट का कोई प्रॉपर स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन होता है। रिलीजन भी वहाँ पे होता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ सब इस्लाम यहाँ का रिलीजन है ना। दे हैव डिक्लेयर्ड, इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री है इंस्टेड ऑफ दैट, मतलब सेक्युलर कंट्री है, सारे रिलीजन्स को बराबरी से हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये इंडियन कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। वहीं पे फ्रांस देखोगे तो वहाँ पे नेगेटिव कंसेप्ट है, यानी वेस्टर्न जो कंसेप्ट है वो नेगेटिव कंसेप्ट है रिलीजन का, जैसे कि वो कहेंगे वी विल नॉट वैल्यू एनी रिलीजन। एक हम बोलते हैं हम सबको बराबर वैल्यू देंगे, एक बोल रहे हैं हम किसी को वैल्यू नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हो, एक का नेगेटिव कंसेप्ट है, हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म या पॉजिटिव या वेस्टर्न एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, यही डिफरेंस है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। थियोक्रेसी जो है दे आर द रूल्स, जहाँ पर थियोक्रेटिक स्टेट्स वो हैं जहाँ पर कि रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस गुरुज, हेड्स और इनके थ्रू रूल किया जाता है। ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान जी इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को अपॉइंट किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। उत्तर प्रदेश इशूज टाइम टेबल फॉर मदरसाज, डे टू स्टार्ट विद द नेशनल एंथम। अब यहाँ पे जो स्टेट का मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसने टाइम टेबल स्टार्ट किया है मदरसाज का, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है जो सबसे पहले ऐड किया गया है वो है नेशनल एंथम, है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं है जिसके बारे में। यूक्रेन रेफरेंडम, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ यूक्रेन में 4 जगह हैं जहाँ पे रशिया जो है वो रेफरेंडम करने वाला है ना। तो ये 4 जगह कौन कौन सी, लेट मी शो इन द मैप। तो ये है रशिया का, ये यूक्रेन का मैप है। तो एक तो आपको ज़ैपोरिज़िया याद रखना है, ज़ैपोरिज़िया वाली जो जगह है वहाँ पे, दूसरा खेरसन और लुहांस्क और दोनेत्स्क, ठीक है ना। तो 4 जगहों पर ये करें, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन, इन 4 जगहों पे जो है वो रेफरेंडम करने वाला है। और रेफरेंडम कर मतलब एक तरीके से जो वोट्स हैं वो इकट्ठा कर ही रहे थे वहाँ के जवान, है ना, घर घर जा करके। तो एक तरीके से नाटक ये पूरा वो जीत ही चुके हैं।
तो यूएसए ने कहा कि ये जो है दिस रेफरेंडम इज दिखावा, शैम्स में बोला है, दिस इज शैम्स एंड देयरफॉर दे विल बी अप्लाइंग न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस ओवर रशिया। उनका कहना है कि हम नए सैंक्शंस लगा देंगे रशिया के ऊपर, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कौन कौन सी जगह है, जयपुर रिसिजिया रीजन है ना, इसके अलावा खेरसन रीजन, लुहानस्क रीजन एंड दोनेत्स्क रीजन, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये बैलेट्स जो कास्ट हुए उनके वो भी देख सकते हैं कि एनेक्सेशन के लिए कितने, मतलब जीत चुका है ऑलरेडी, रशिया जीत चुका है ये, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया का पावरफुल क्राउन प्रिंस इज नेम्ड द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।